हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे एक करंट टॉपिक की, जो अभी बैंकों से रिलेटेड है। बैंकों में अभी 2 दिन का स्ट्राइक हुआ। हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके क्या क्या इश्यूज थे। 16 और 17 दिसंबर को बैंकिंग इंडस्ट्री में 2 दिन का स्ट्राइक किस कारण से हुआ। मोटे तौर पर ये सभी को मालूम है कि बैंक एम्प्लॉयज़ आवाज़ उठा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से हमारे को बैंकिंग इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं, हम उनको चर्चा करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, गवर्नमेंट सही है या एम्प्लॉय सही है, हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे। सबसे ज़रूरी है इस बात को जानना कि ये मुद्दा क्या है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी पीछे देखेंगे तो हम 1969 को अगर देखें तो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। सरकार ने अमेंडमेंट बिल ला करके पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया, बैंकों को नेशनलाइज किया और उसमें मिनिमम अपना जो शेयर होल्डिंग था वो 51% किया। 51% शेयर होल्डिंग करने से बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई और बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाने लगे। अभी सरकार की जो मंशा है ये उसके रिवर्स है। 1969 में जो किया था अभी सरकार उसको बदलना चाहती है, और बदलना भी चाहती है, उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है। ये जो अभी बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 आने वाला है, जिसके लिए चर्चा चल रही है कि सरकार इस विंटर सेशन में ये बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 ला सकती है, वो क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि उसमें बैंकों में जो शेयर होल्डिंग है सरकार का वो 51% से कम करके 26% मिनिमम कर दिया जाए, ताकि सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने का मौका मिले और बैंक प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने लगेंगे। प्राइवेटाइजेशन तभी होगा अगर सरकार की हिस्सेदारी कम होगी, और हिस्सेदारी कम होने पर उसमें मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में जाएगा। ये इस बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 का पर्पज़ है कि इसमें बैंकों की जो शेयर होल्डिंग है उसमें सरकार की हिस्सेदारी कम करने के लिए अमेंडमेंट है। 51% से 26% करना है। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि 1969 में जब नेशनलाइज किया था बैंकों को, तो उस टाइम पर क्या पर्पज़ था, सरकार की क्या मंशा थी। सबसे बड़ा था कि प्राइवेट सेक्टर की बजाय प्राइवेटी सेक्टर को लोन ज़्यादा मिलने लगेंगे। जैसे ही बैंक पब्लिक सेक्टर में आए, सरकार के कंट्रोल में आए, तो प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग बढ़ने लगा, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने लगे, और उनका ही एक हिस्सा था कि बैंक प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर में आए और प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग बढ़ने लगा। प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग समय समय पर चेंज होते रहे, और अभी तक हम अगर देखें तो पिछले करीब 50 साल की जर्नी में पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग में सफल हुए हैं। बहुत एडवांसेस बढ़े हैं, और अभी इस स्टेज पर आ गए कि प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग तो बढ़ने लगा है, और सरकार का जो पर्पज़ था वो भी हल होने लगा है। सबसे ज़रूरत की बात यह है कि क्या पैसा बैंकों का वापस भी आता है। प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग तो होने लगा, लेकिन उसमें रिकवरी
नहीं आई और रिकवरी नहीं होने से बैंकों का पैसा सर्कुलेशन में नहीं रह पाता है, और इसलिए जब एनपीए बढ़ने लगता है तो सरकार की चिंता बढ़ने लगती है। क्योंकि अभी अगर बैंकों का लॉसेज बढ़ते जाएंगे, एनपीए बढ़ेगा। किस तरीके से होगा ये कि एनपीए बढ़ेगा तो सरकार को वापस कैपिटल देना पड़ेगा, और कैपिटल देने के लिए सरकार के पास में इतने रिसोर्सेज अभी नहीं है। बल्कि इसका उल्टा सरकार तो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहती है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज प्रॉफिट में नहीं है उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। सरकार का टोटल 1.7 लाख करोड़ का टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट का, और उसी के चलते अभी कैपिटल तो देने की बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा एक कारण अभी एयर इंडिया का है। एयर इंडिया टाटा ग्रुप को वापस दे दिया गया। इसमें आप देखेंगे कि हर साल एयर इंडिया में लॉस 20,000 करोड़ का था। सरकार इसको और ज़्यादा रखने की क्षमता नहीं रखती थी, और इस तरीके से इसके टोटल लॉसेज को रोकने के लिए टाटा ग्रुप को 18,000 करोड़ के बिड प्राइस पर दे दिया गया। अभी यही एयर इंडिया प्रॉफिट में भी आएगा, अच्छे से काम करेगा। प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी है, इस बात को मानना पड़ेगा। ये बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का एक नज़रिया इसलिए भी है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में शायद एफिशिएंसी उतनी नहीं है। अभी भी हम अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंकों में क्या फ़र्क है, तो सर्विस का फ़र्क तो है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने जिस उद्देश्य से इनको पब्लिक सेक्टर में लाया गया था, ये बैंकों ने अपना पर्पज़ हल किया है। सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर एडवांसेज, और दूसरा अभी उसके बाद में जो जनधन खाते खोले गए फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए करीब अभी तक 44 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं, जिसमें से 55% अकाउंट्स वुमेन के हैं। तो जो अकाउंट्स अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन में हैं, तो ये अपन मान सकते हैं कि ये जिन लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं थी, या अनबैंक्ड एरियाज थे, या जिन लोगों तक बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पा रही थी, उनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हुई। ये किस कारण से हुआ? पब्लिक सेक्टर बैंकों से। तो हम ये कह सकते हैं अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसके बराबर में ये भी ध्यान में रखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर और फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मकसद था उसको ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स हल करने में सफल हुए हैं। बैंक्स क्यों प्राइवेट किए जाएं और क्यों ना किए जाएं, इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हम बात करेंगे। बैंक यूनियंस ने जो स्ट्राइक की 16 और 17 दिसंबर को, उसमें क्या क्या इश्यूज थे, हम इस बात पर नहीं जाएंगे कि क्या सही है कौन गलत है, सरकार सही है या यूनियन सही है, कौन गलत है कौन सही है, ये नहीं है। हमारा पर्पज़ यही है कि इससे रिलेटेड इश्यूज जानने की कोशिश करेंगे। हमने 2 इश्यूज जो अभी चर्चा किए, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन में सफलतापूर्वक काम करके दिखाया। अभी इसके विरोध में क्या क्या बातें हैं? सबसे बड़ी बात कि सरकार का ये मंशा है डिसइन्वेस्टमेंट का। जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। बैंक्स उनमें से एक है। एयर इंडिया, जैसे मैंने अभी बताया, वो जैसे हो चुका। यूनियंस का क्या कहना है और इससे रिलेटेड और इश्यूज क्या क्या हैं? सबसे बड़ी बात कि बैंक के एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, जॉब लॉसेज होते हैं,
जैसे ही मर्जर हुआ, बैंकों का मर्जर, अभी पिछले 3-4 साल में जो बैंकों का मर्जर हुआ है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स 27 से 12 हो गए। बैंकों के मर्जर से 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो 12 रह गए। और अभी बैंक कम हुए, बैंकों की ब्रांचेज भी कम हुई। मर्जर के बाद में करीब मार्च 2017 से लेकर के सितंबर 2021 तक 3,321 ब्रांचेज बंद हो गई। उसका कारण यही है कि जैसे जैसे मर्जर बढ़ेगा, बैंक नॉन प्रॉफिटेबल ब्रांचेज को बंद कर देते हैं। ये अभी जो भी मर्जर का असर है, जैसे जॉब लॉसेज है, जॉब की जहाँ तक सवाल है, 8.57 लाख स्टाफ जो बैंक एम्प्लॉयज़ थे मार्च 2017 में, स्टाफ स्ट्रेंथ थी 8.57 लाख, वो अभी मार्च 2021 में 7.7 लाख हो गया। तो स्टाफ स्ट्रेंथ भी कम हुई, ब्रांचेज कम हुई। ये मर्जर के बाद में हुआ। एक इश्यू तो ये है कि यूनियंस का ये कहना है कि इससे जॉब लॉसेज होते हैं, ब्रांचेज बंद होती हैं, और दूसरा ये ऐसा होने से कि प्राइवेट सेक्टर में बैंक जाएंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी कम हो जाएगा। अभी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर कम होता है तो फिर उससे जो हमारा उद्देश्य था आम जनता को लोन उपलब्ध करवाने का, वो भी सफल नहीं हो पाता है। और इसके अलावा अभी हम मेन चर्चा जो करें कि एनपीए की, सरकार का थोड़ा सा ये नज़रिया रहता है कि एनपीए बढ़ता है तो कैपिटल देना पड़ता है, क्योंकि बैंकों का लॉस बढ़ता है। जैसे जैसे एनपीए बढ़ता है बैंकों का लॉस बढ़ता है और कैपिटल देना पड़ता है। लेकिन इस इश्यू पर भी अगर हम बात करें तो पहले से एनपीए में इम्प्रूवमेंट है। खास करके बड़े इंडस्ट्रियल अकाउंट्स में रिकवरी पहले से बेटर है। और अभी उसके एनपीए के जो किसी समय में एनपीए 10 लाख करोड़ था, अभी उसका करीब 2 लाख करोड़ के रिडक्शन की उम्मीद है। ये पिछले 3-4 साल की जो पोजीशन है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो इश्यूज हैं, सबसे बड़ी बात पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनपीए, कैपिटल देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, डिसइन्वेस्टमेंट का पर्पज है, जॉब लॉसेज, देन बैंकों का मर्जर होने के बाद में ब्रांचेज का बंद होना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये 7-8 इश्यू जो हैं अगर हम बात करते हैं तो इससे दोनों पक्ष की बात समझ में आती है, एक तरफा बात नहीं है। इससे प्राइवेट करने से फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझने की कोशिश किए हैं कि अभी जैसे नीति आयोग ने भी जो रिकमेंड किया है 2 बैंकों के प्राइवेट होने के बात जो मीडिया के थ्रू पता लगी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। क्या होगा क्या नहीं होगा उसका भी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो एग्रीकल्चर अमेंडमेंट जो एक्ट आ रहा था उसके बारे में भी सरकार को बैक ट्रैक होना पड़ा। तो ये जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये पार्लियामेंट में पेश होगा या नहीं होगा, या सरकार इसमें अभी साइलेंट रह जाएगी, इस पर अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन इससे रिलेटेड इश्यूज़ हम जानने की कोशिश किए हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों की जानकारी इसके बारे में बढ़े, यही मेरा पर्पज़ था। सही क्या है क्या गलत है वो समय बताएगा। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। गुड लक। बाय।